नमस्कार। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सरकारी पैसों से नहीं पढ़ाई जा सकती कुरान। तो अब शुरू हो चुका है सियासी घमासान। जी हां, असम में बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला है। नवंबर से बंद कर देंगे सरकारी मदरसे। तो विपक्ष को इसमें सांप्रदायिक रंग क्यों दिखे? कह रहे हैं कि यह हिंदुत्व का एजेंडा है। हिंदुत्व के एजेंडे के तहत मुसलमानों की बुनियादी संवैधानिक अधिकार को छीना जा रहा है, वंचित रखा जा रहा है उन्हें। यह साजिश है। पर असलियत क्या है? असलियत यह है कि संविधान के हिसाब से कोई भी राज्य सरकार केवल एक मजहब के धार्मिक संस्थानों को फंड नहीं दे सकता। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए धर्म, धार्मिक शास्त्र, अरबी और अन्य भाषाओं को पढ़ाने के लिए सरकार का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा है कि अगर कोई गैर सरकारी संगठन, सामाजिक संगठन अपने पैसों से, अपने खर्च से धर्म की पढ़ाई कराना चाहता है तो कोई समस्या नहीं है। इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा है मदरसों में अगर कुरान को पढ़ाना है और राज्य से धन लेना है, उपयोग करना है, तो हमें गीता, बाइबल भी सिखाना होगा। इसमें गलत क्या है? इस तर्क में गलत क्या है? तो आज जो फैसला लिया गया है, इसका असर सरकार द्वारा केवल जो सरकारी मदरसे हैं, 612 मदरसे हैं, उन पर नहीं होगा। सरकारी अनुदान मिलने वाले 101 संस्कृत के विद्यालयों पर भी होगा। पर फिर भी इस फैसले को सिर्फ मुस्लिम विरोधी बताकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? इसीलिए आज मेरा हैशटैग है स्टॉप अपीजमेंट इन एजुकेशन। और एक के बाद एक समझिए आज के सवाल क्या है। सरकारी खर्च से अगर होगा, पढ़ाया जाएगा कुरान, तो क्यों ना मिले गीता, बाइबल का भी ज्ञान सरकारी खर्च पर? कुरान जरूरी, तो फिर आधुनिक शिक्षा से क्यों होनी चाहिए दूरी? यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या असम सरकार से के इस कदम से तुष्टीकरण खत्म होगा? शिक्षा में जो तुष्टीकरण है वो खत्म होगा? चौथा सवाल, शिक्षा में मेजॉरिटी बनाम माइनॉरिटी क्यों होना चाहिए? और पांचवा और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वोट बैंक से मजबूर इसलिए हम रखेंगे मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन से दूर। आगे बढ़ूं उससे पहले और डिबेट खोलूं उससे पहले सुनिए कि वोट बैंक के ठेकेदार किस तरीके से इस फैसले को मुस्लिम विरोधी और सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, उसके बाद बड़ी चर्चा शुरू करेंगे। बड़े पैमाने पर जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, धार्मिक पर्व होते हैं, उनमें सरकारी पैसों का इस्तेमाल होता है। चाहे आप दिवाली के मौके पर अयोध्या में दिए जलाने की बात करें, या कुंभ की बात करें, या फिर अभी जो हाल ही में राम मंदिर में एक आयोजन किया गया, उसमें भी बड़े पैमाने पर सरकारी पैसों का इस्तेमाल किया गया। तो अगर एक कानून बन जाए कि किसी भी धार्मिक पर्व या धार्मिक त्यौहार या धार्मिक तालीम में सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सिर्फ ख़ास मुसलमानों के लिए कानून बन जाए और मुसलमान उसका पैसा इस्तेमाल ना करें, तो जाहिर है कि आपकी मानसिकता हो सकती है और उसी मानसिकता पर आप लोग काम कर रहे हैं। तो स्टॉप अपीजमेंट इन एजुकेशन, आज मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आज एक तार्किक बहस होगी, चीकम चिल्ली नहीं होगी। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है मैं आपको बता देना चाहता हूं। बीजेपी की तरफ से मेरे साथ यासिर जिलानी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त आपको दिख रहा है आचार्य पवन सिन्हा, आध्यात्मिक धर्मगुरु है। पर यह भी बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका बड़ा योगदान है। मेरे साथ सीनियर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में और वामपंथी विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले सीनियर नेता सुनीत चोपड़ा मौजूद है। और सुनीत चोपड़ा, मेरे मन में आपके लिए बहुत रिगार्ड है। आज उम्मीद है कि शो छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि तर्कों से आप जवाब देंगे। मेरे साथ माजिद हैदरी, पत्रकार भी है, कश्मीरी मामलों के जानकार भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है, इस्लामिक स्कॉलर भी है, कई सारी बातों पर जानकारी रखते हैं। और मेरे साथ सारिम अली खान, एक और हमारे जो साथी हैं, शाहीन बाग से लेकर जामिया मूवमेंट पर काफ़ी जानकारी रखते हैं, वो भी जुड़ेंगे। पर सबसे पहला सवाल सुनीत चोपड़ा से, क्योंकि सीनियरिटी के लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सुनीत चोपड़ा जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अगर कोई ऐसी संस्थान जिसको सरकारी पैसा मिल रहा है, मान लीजिए कि अगर बीजेपी की कोई सरकार यह कह दे कि मैं उसमें गीता पढ़ाना चाहता हूं, एक ऐसे संस्थान में जिसको सरकारी फंड मिल रहा है, क्या सुनीत चोपड़ा उसका समर्थन करेंगे? पहले सिर्फ इसका जवाब, हां या ना। हाँ ना से कभी जवाब नहीं होते हैं। मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूँ कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म के मायने ही कुछ और हैं। फ्रांस की सेक्युलरिज्म कहती है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेट।
हिंदुस्तान की जो धर्मनिरपेक्षता है वो कहती है सर्वधर्म सम्मान। तो जहां पर एक जगह कुरान का सम्मान हो रहा है तो दूसरी जगह हम उनको गायत्री मंत्र भी पढ़ा सकते हैं, वेदें भी पढ़ा सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा और यही कह रहे हैं। तीसरी जगह हम वहां पर गुरु सुनीत जी, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, मुझे स्क्रीन पर लाइए जी। सुनीत जी, ये नहीं कह रहे, उन्होंने कहा कुरान नहीं होगा। नहीं, मैं उनके एग्जैक्ट बातों को कोट भी करूंगा, पर सुनीत चोपड़ा जी मुझे एक बात बताइए कि जब मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया, उनकी एग्जैक्ट बात कोट कर, मैं आपको एग्जैक्ट बाइट भी सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी चलवाया था, वापस से फिर से चलवा दूंगा। उज्जवल, ठीक है उज्जवल जी, 5 मिनट के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा की बाइट को हम फिर से प्ले करेंगे। पर मेरी बात समझिए, जब मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने कहा कि हम स्कूल्स में जो सरकार, एक सेकंड सर, मेरी बात सुनिए ना सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है सर, मैं आपसे आज चर्चा करना चाहता हूं। कहा है, उसने कहा है कुरान पढ़ाओगे तो गीता भी पढ़ानी होगी, गीता के लिए अलग स्कूल हो सकता है। सर मैं अपनी बात रखूं, उसको आप फंड कीजिए। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, कौन रोक रहा है आपको? मध्य प्रदेश में सर इस तरीके से डिबेट हाईजैक नहीं करनी है, मुझे आपसे चर्चा करनी है। वैसे तो वामपंथी अपने आप को एथियस्ट मानते, किसी एक धर्म का समर्थक नहीं मानते। बिल्कुल जी। अब मेरी बात समझिए, मेरी बात यह है कि जब मध्य प्रदेश में एक फैसला, सर प्लीज मुझे सवाल कंप्लीट करने दीजिए जी सर, पर आप केवल एक धर्म के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं, आज मैं वो समझना चाहता हूं। क्या वोट बैंक की मजबूरी है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जब यह फैसला लिया गया कि स्कूलों में, सर मैं कह रहा हूं कोई भी सरकार को किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करना है। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनेंगे आप? 30 सेकंड मुझे भी देंगे। जब मध्य प्रदेश में यह फैसला लिया गया कि हम स्कूल में गीता पढ़ाना चाहते हैं, जो सरकारी अनुदान से चलने वाले स्कूल है, तो आप जैसे विपक्ष के नेताओं ने उसका विरोध क्यों किया? अगर एक सरकारी अनुदान पाए हुए मदरसे में केवल कुरान पढ़ाई जा सकती है, तो आपने गीता पढ़ाने पर आपत्ति दर्ज क्यों की? यह डबल स्टैंडर्ड आपकी तरफ से क्यों आए? सुनीत चोपड़ा, डबल स्टैंडर्ड नहीं है, क्यों गीता नहीं के है? लिए और स्कूल्स हैं। ये धर्म का डबल स्टैंडर्ड होता है। आचार्य पवन सिन्हा, क्योंकि धर्म ऐसे ही होते हैं। आचार्य पवन सिन्हा, बेस्ड ऑन साइंस। आचार्य पवन सिन्हा जी, क्या आज डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज नहीं हो चुका है? अगर एक सरकारी संस्थान में गीता पढ़ाया जाता है तो विपक्ष को इसमें आपत्ति होती है, और जब एक सरकारी संस्थान में कुरान पढ़ाने की बात होती है और उसमें कहा जाता है कि केवल कुरान नहीं, बाइबल और गीता भी पढ़ाना होगा, तब आज कहा जाता है ये मुस्लिम विरोधी है। लेकिन आचार्य पवन सिन्हा, पैसा कुरान को भी दो। आचार्य पवन सिन्हा, यहाँ तक कि मैं आप ही की बात में कंडीशन करना चाहता हूँ, आपकी बात में एक चीज और जोड़ता हूँ कि यहाँ तक कि अगर कुछ स्कूलों में वंदे मातरम कराया गया तो वहां पर परेशानी हुई, कुछ स्कूलों में माँ सरस्वती की पूजा कराई गई तो वहां परेशानी हुई। ये एक सूडो सेक्युलरिज्म है, ये ट्रू स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म नहीं है। तो अगर मदरसे में कुरान पढ़ाई जाती है लेकिन बाकी कहीं संस्कृत पढ़ाई जाती है तो ऑब्जेक्शंस आए हैं। और यहाँ जो असम के मिनिस्टर ने एक बात कही है वो मुझे सही लग रही है। मैं 2011 से इस बात को लगातार स्टडी भी कर रहा हूँ और मैंने कही भी है कई फोरम्स पे कि जो भी इस प्रकार की ट्रेडिशनल एजुकेशन है 21st सेंचुरी में टेक्निकली ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी, पूरी दुनिया में नहीं होगी। हम उन बच्चों के फ्यूचर को खत्म कर रहे हैं, तो उसको असम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही है, उसमें गलत नहीं है कुछ भी। माजिद हैदरी, आप मुझे बताइए पहले तो, माजिद हैदरी, क्या आपके बच्चे कोई मदरसे में पढ़ते हैं? माजिद हैदरी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। माजिद हैदरी, चलिए माजिद हैदरी का फ्रेम चला गया है। मैं सारिम अली खान आपके पास आना चाहता हूं। सारिम अली खान को स्क्रीन पर लाइए और तमाम मेहमानों को स्क्रीन पर रखिए। मेरी एक बात मानिए, तमाम मेहमानों को स्क्रीन पर रखेंगे ताकि लोगों को पता चले कि आज हमारे साथ ये मेहमान जुड़ चुके हैं। सारिम अली खान, सारे मेहमान स्क्रीन पर। सारिम अली खान, क्या आप मदरसे में पढ़े हैं या आपका कोई रिश्तेदार मदरसे में पढ़ता है? कोई भाई बहन भतीजा, कोई पहला रिश्तेदार जो आपका खून का रिश्तेदार है जो मदरसे में पढ़ता है? हाय ना, नहीं सिर्फ हाय ना, सिर्फ हाय ना, पहले सिर्फ हाय ना। जी हाँ, मैं खुद मदरसे से तालीम ले चुका। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, मदरसे में जो सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसे हैं उसमें केवल कुरान पढ़ाया जाए, ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर कुरान के अलावा गीता और बाइबल का ज्ञान भी मिलता है और फिर सरकारी अनुदान मिलता है तो उसमें आपत्ति क्या है? अगर आपको केवल कुरान पढ़ाना है
तो आप निजी फंड से चलाइए, पर सरकार से पैसा चाहते हो तो तमाम धर्मों को स्पेस दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है? हम भी तो यही वाली बात बोल रहे हैं शहजाद भाई कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री और यहाँ पर सब धर्मों को बराबर रखना चाहिए। यहाँ पर जो ये एक बहस हो रही है, जो एक ये असम के मिनिस्टर ने जो बोला है, ये कुरान वाली बात, आपको इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने खाली टारगेट एक ही कुरान के बारे में क्यों ये वाली बात नहीं, की है? उन्होंने एक इदारे या एक संस्था को टारगेट नहीं किया है। ये अप्लाई होगा संस्कृत के विद्यालयों पर भी, जहां पर संस्कृत सिखाई जा रही है उन पर भी इसका असर पड़ेगा। अब बताइए सांप्रदायिकरण क्यों कर रहे हैं इसका? सांप्रदायिकरण हम नहीं कर रहे हैं, सांप्रदायिकरण ऐसे नेता कर रहे हैं जो कम्युनलाइज करके वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी की सरकार का फैसला सही है? आज तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए एजुकेशन में, आप ये मानेंगे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो उन्होंने बोला है वो गलत बोला है। बिल्कुल सर, कैसे गलत बोला है? मुझे प्रूफ कीजिए ना, आज साबित कीजिए। मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि गलत कैसे बोला है उन्होंने बोला है केरला हाईकोर्ट का जो फैसला आया है 2020 का, केरला हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अगर सरकार किसी इदारे को चलाती है तो एक धर्म को प्रेफरेंस नहीं दिया जा सकता। ये केरला हाईकोर्ट का फैसला है, मोहम्मद मुश्ताक का फैसला है, जज मोहम्मद मुश्ताक का फैसला है। उसी फैसले को हेमंत बिस्वा शर्मा ने लागू किया है। चाहे किसी का भी फैसला हो, बात वो नहीं है। बात ये है, हम भी यही वाली बात बोल रहे हैं कि किसी एक धर्म के नाम पर टारगेट करने की जरूरत नहीं है। कैसे टारगेट हुआ है? कर रहे हैं जहाँ पर बिकॉज आप इसलिए टारगेट हुआ है कि आप बोल रहे हैं कि खाली कुरान की बात कर रहे हैं, नहीं, इसलिए टारगेट हुआ है। जी, 2018 में संस्कृत से जुड़े हुए जो बोर्ड थे उनको भी बंद किया असम की सरकार ने। तो एक धर्म को कैसे टारगेट किया गया है? 20 में बात कर रहे हैं। आज के फैसले का असर कोई भी धर्म के इदारे पे होगा जो सरकार से पैसे लेता है। शहजाद भाई आप मेरी एक बात सुनें। आप 2018 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आज 2020 में हैं। सर, मैं 2020 की भी बात कर लेता हूं। आज का जो फैसला है उसका इम्पैक्ट केवल मदरसों पर नहीं, ऐसे तमाम इदारों पर होगा जो सरकार से पैसा लेते हैं और केवल एक धर्म को सिखाते हैं। देखिए, आपको वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या पता नहीं आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। मैं यही वाली बात आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से असम के मिनिस्टर ने बोला है, हम तो खुद इस बात को बोल रहे हैं। तो फैसले से नहीं, बोलने पर आपको आपत्ति है, स्टेटमेंट से आपत्ति है, फैसले से नहीं। हमें आपत्ति इस बात पर है कि आप एक चीज को लेकर टारगेट करते यासिर जिलानी, मुझे नहीं पता चल रहा कि इनको आपत्ति किस बात की है। वो कह रहे कि फैसले के साथ है, पर कह रहे हैं कि सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। कैसे टारगेट किया जा रहा है? यासिर जिलानी, देखिए तमाम जी शहजाद भाई, थैंक यू। आप देखिए, ये लोग कंफ्यूज हैं, ये कंफ्यूज हैं। इन्होंने सही से हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को ना तो पढ़ने की कोशिश करी है, ना जानने की कोशिश करी है। देखिए, वहाँ आसाम के अंदर 610 से ज़्यादा अभी आपने जो एडिटोरियल पैकेज दिखाया उसमें मदरसे बताए, उन मदरसों को भी बंद करने से पहले वहाँ के टीचर के साथ वहाँ की सरकार इंसाफ कर रही है। वो मेन स्ट्रीम में उनको ट्रांसफ़र कर रही है, मेन स्ट्रीम में उन्हें लेके जा रही है। और देखिए, साथ साथ आपने बताया कि संस्कृत विद्यालय भी बंद किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त मैं जो कल से बयान देख रहा हूँ, तमाम भारत के जो विपक्ष के लीडर हैं, वो सिर्फ उसमें से एक चीज़ उन्होंने निकाल दी कि कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा, मदरसे बंद किए जा रहे हैं। अरे मदरसे इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि मदरसों में बच्चों की तादाद किसी में 40 है, 50 है, किसी में 60 है, किसी में 100 है। और उसके बाद भी देखिए, वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान है कि आप अगर सक्षम हैं, आप अगर प्राइवेट तरीके से मदरसा चला रहे हैं, उस पर उनका किसी तरह का कोई छेड़। बिल्कुल यही बात है। माजिद हैदरी, वर्मा साहब इसका जवाब नहीं देंगे। आप पढ़ा सकते हैं, आप फ्री। माजिद हैदरी, तुष्टीकरण की राजनीति आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सिर्फ आप शिक्षा में विपक्ष कर रहा है, ठीक है यासिर, वहाँ कर रहा है क्योंकि ठीक है यासिर, मुझे माजिद हैदरी को डिबेट में लाने दीजिए। माजिद हैदरी, शिक्षा में अगर तुष्टीकरण चल रहा है, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है, और ये नहीं कहा जा रहा है कि मदरसे को बंद कर दो। प्राइवेट चंदे से अगर मदरसा चल रहा है वो चलते रहें। 900 मदरसे हैं जो प्राइवेट फंड पर चल रहे हैं, पर सरकारी फंड पर अगर चलाना है कोई भी इदारा, तो उसमें या तो तमाम धर्मों के शास्त्रों को पढ़ाइए, तमाम धर्मों की चीज़ों को पढ़ाइए। एक धर्म को एक्सक्लूसिव प्रेफरेंस नहीं दिया जा सकता। ये केरला हाईकोर्ट का भी फैसला है। तो माजिद हैदरी को आपत्ति क्या है? माजिद हैदरी, मदरसे में आप कुरान पढ़ाना चाहते हो तो उसमें बाइबल भी पढ़ा लो और फिर सरकार का फंड भी ले लो, आप गीता भी पढ़ा लो।
पर सरकार का फंड लेना है तो सब सिखाना होगा। दिक्कत क्या है इसमें? शहजाद भाई, मुझे तब तक आपत्ति रहेगी जब तक आप इस देश का संविधान ना बदल दे। जब तक इस देश में अंबेडकर का संविधान रहेगा मुझे इन चीजों पे आपत्ति रहेगी, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो इतना खूबसूरत एक सेक्युलरिज्म सिखाता है कि हमारे देश का सेक्युलरिज्म और सरकार दो अलग चीजें हैं, लेकिन हर सरकार हर धर्म का आदर करती है। और वही आदर की वजह है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब दिवाली मनाते हैं तो 5.5 लाख दिए सरकार के खर्चे पर चलाते हैं। जब कुंभ का मेला होता है तो 4700 करोड़ रुपीस कुंभ के मेले पे सरकार खर्च करती है। जब गौ माता के नाम पे खर्चा होना होता है तो योगी आदित्यनाथ जी 900 करोड़ रुपए सिर्फ गौ माता के नाम पे। अगर आपको मुसलमान होने से प्रॉब्लम है, और माजिद हैदरी जब केंद्र की सरकार नहीं माजिद हैदरी जब केंद्र की सरकार माजिद हैदरी आपने कुछ आंकड़े गिनाए ना, माजिद हैदरी जब केंद्र की सरकार 22,000 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम पर खर्च करती है, जब केंद्र की मोदी की सरकार ज्यादा वजीफे देती है, मनमोहन सिंह की सरकार से भी ज्यादा वजीफे अगर मुसलमानों को मिलते हैं इस मोदी के सरकार के कार्यकाल में, तब आप क्या कहेंगे? वो भी अपीजमेंट है क्या? मोदी सरकार कोई एहसान नहीं करती है। मोदी सरकार इसमें एक आंकड़ा मैं जोड़ना चाहूंगा कि 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए, वैदिक विद्यालयों के लिए नहीं खर्च किए। आप अगर हमें देश का सिटीजन नहीं मान सकते ना, कृपया करके आप हमें एनिमल कैटेगरी में डाल। एक सेकंड, आचार्य जी और माजिद हैदरी के बीच में चर्चा चल रही है। एक सेकंड, बाकियों की आवाज दो। जैसे 900 करोड़ गौ माता को मिल सकते हैं, हम 900 करोड़ अपने लिए लिया करें। ठीक है, आचार्य जी का काउंटर सुनिए। माजिद, आचार्य जी काउंटर कर रहे हैं। आचार्य जी काउंटर। मैं सिर्फ माजिद भाई आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप सरकारी आंकड़ा देखते हैं, हम अगर आंकड़ों पर जाते हैं तो उसमें 1,000 करोड़ रुपए मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा पे खर्च किए गए हैं, जबकि ये वैदिक विद्यालयों या संस्कृत विद्यालयों पे नहीं खर्च किए गए। गीता पढ़ाने के लिए कहीं कोई खर्चा नहीं होता है, सब कुछ समाज के पैसे से ही चलता है। तो ये डिस्पैरिटी हुई कि नहीं हुई? और अगर ये डिस्पैरिटी को हम पैरिटी में चेंज करना चाहते हैं तो ये तो रियल सेकुलरिज्म है। ये कुरान मजीद के अगेंस्ट कहाँ चला गया? मुसलमानों के अगेंस्ट कहाँ चला गया? ये अपलिफ्टमेंट है सर, ये डिस्पैरिटी नहीं है, अपलिफ्टमेंट है। हम लोग 14% हम इस देश के वासी हैं, लेकिन तो हमारा 4% भी आई है। गीता में भी होना चाहिए सर, 14% है ना। वैदिक विद्यालयों का भी होना चाहिए कि मुसलमानों का इस देश में कितना बुरा हाल है। ठीक है, 14% है ना। आपने 14% की बात की, उसमें मैं भी हूँ। तरीके के भी हाल नहीं है लोगों का। ठीक है, माजिद हैदरी आपने 14% की बात की ना। एहसान नहीं कर रहे, आप हमारे को हमारा हक दे रहे हैं सर, पर ये भी नहीं हो सकता ना कि एक सेकंड सर, आपने कहा 14% की बात की ना। दे रहे हैं हमने तो कहीं, देखिए मैं तो कहीं नहीं कह रहा एहसान है ये, मैं बराबरी की बात कह रहा हूँ। यहाँ पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही आचार्य जी, संस्कृत के लिए भी धन दिया जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। और अगर दोनों स्कूलों को, संस्कृत के विद्यालयों को और उधर मदरसा को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए जिससे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, तो इसमें बुराई और क्या है? ये कहाँ इस्लाम के खिलाफ है? कहाँ मुसलमानों को दबा रहे हैं? इसमें कहाँ इस्लाम के अगेंस्ट कुछ है? आचार्य जी एक सेकंड, माजिद हैदरी माजिद हैदरी माजिद हैदरी माजिद हैदरी मैं आपको सैल्यूट करता हूं। माजिद हैदरी बात करते हैं। माजिद हैदरी एक सेकंड, माजिद हैदरी आप मुझे बता सकते हैं कितने फीसद मुसलमान बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? लंबा भाषण नहीं चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए। मैं आचार्य जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आचार्य जी कितनी अच्छी तरह बात करते हैं। माजिद हैदरी मेरे सवालों का जवाब देंगे आप प्लीज? आचार्य जी, कंपैरेटिव रिलीजन हम करते हैं। हमारे माजिद हैदरी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? माजिद हैदरी, डॉक्टर जाकिर नाइक भी पढ़ते थे। हम लोग तैयार है कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ने के लिए। माजिद हैदरी, शाखा में मस्जिद भी बना दें। माजिद हैदरी, कृपया करके आरएसएस की हर शाखा में माजिद हैदरी, आपको शायद मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने फीसद मुसलमान बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? ये आंकड़ा मुझे बता सकेंगे आप? हम आंकड़े की बात नहीं कर रहे, मैं आचार्य जी को बता रहा हूं कि हर सर मुझे आंकड़ा बताइए ना। आप मदरसों की वकालत कर रहे हैं, आप मुस्लिम बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके बुनियादी अधिकार की बात कर रहे हैं, कितने फीसद बढ़ते हैं? सच्चर कमेटी रिपोर्ट में आंकड़ा है, आप तो वकालत करते हैं ना सच्चर कमेटी रिपोर्ट की। बात कीजिए ना यासिर जिलानी। जो आंकड़ा, जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट का जो आंकड़ा है ना, वो आज 20 साल पुराना हो गया। 20 साल पुराना नहीं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो है 2006 की है और उसके रिकमेंडेशन 2014 में लागू हुए। ठीक है, यासिर जिलानी 4%। 2007 से शहजाद साहब 2007 से लेके
जी मैं वही बता रहा हूँ कि 2007 से यूपीए की गवर्नमेंट में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चेयर पे आने के बाद लागू नहीं हो सकी 2014 तक। ये क्या बात करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त जो सरकार आसाम की और उनके एजुकेशन मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जो बात लेके आए हैं वो 100% सच है। उससे मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहद शानदार एक मैसेज दिया जा रहा है। वो हायर एजुकेशन में आएंगे, मदरसे से जब वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आईएएस आईपीएस इंजीनियर। ठीक है, सुनील चोपड़ा एक सेकंड, सुनील चोपड़ा को फिर से शामिल करने दीजिए। नरेंद्र मोदी साहब का है जब उन्होंने कहा है कि एक सुनील हाथ में चोपड़ा कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये सच साबित होता है। सुनील चोपड़ा प्रधानमंत्री के इस ख्वाब को सच साबित ठीक है, होने के यासिर लिए आगे बढ़ाइए इस बात को। यासिर, सुनील चोपड़ा मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। जी जी यासिर रुक जाइए। सुनील चोपड़ा, आप तो ट्रूली सेक्युलर हैं, आप किसी धर्म में भेदभाव नहीं करते। 96% मुसलमान बच्चे मदरसे में पढ़ते नहीं हैं, वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। अब ये 4% जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, अगर उनको तमाम धर्मों के बारे में सिखाया जाएगा, उससे वाम दल को क्या आपत्ति है? अगर उनको तमाम धर्मों के बारे में, गीता के बारे में, बाइबल के बारे में सिखाया जाएगा, अगर उनको सरकारी अनुदान चाहिए तो क्या आपत्ति है? कहना है तमाम धर्मों के अलावा, मेरा ये कहना है, क्योंकि मेरी बहन भी आपके यहाँ पर जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर थी, जो कि एंग्लो अरबिक स्कूल था, जो कि उससे पहले मदरसा था। उसने मदरसों पे पूरा आर्टिकल लिखा है और बताया है कि मदरसे जो थे वो सिर्फ धार्मिक नहीं होते हैं, उनमें साइंस भी, मुझे मालूम है, उनमें साइंस भी पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, सब कुछ पढ़ाया केरला हाईकोर्ट का फैसला आपने पढ़ा है क्या? पेज का आर्टिकल लिखा है। केरला हाईकोर्ट का फैसला है कि कोई भी सरकारी संस्थान केवल एक धर्म के धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा सकता। केरला हाईकोर्ट को असम में क्या मतलब? सर, केरला हाईकोर्ट से आपको कोई लेना देना नहीं, आपकी सरकार केरल में चल रही है। सर, ये जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक का फैसला गलत है क्या? वो संविधान ज्यादा जानते हैं आपसे। केरला हाईकोर्ट का जज संविधान नहीं जानता क्या? आचार्य पवन सिन्हा अब ये कह रहे केरला हाईकोर्ट की क्या अहमियत है? ये संविधान देखकर ही तो फैसला है। हाईकोर्ट का डिसीजन पूरे देश के लिए नजीर होता है, until it is turned down। के साथ अपने आप चली गई, आचार्य पवन सिन्हा यातनाएं दी। हाँ, ये कह रहे केरला हाईकोर्ट के फैसले का कोई अहमियत नहीं है। बोलिए आचार्य। कोई भी कोर्ट का डिसीजन होता है, पब्लिक में कह रहा हूँ, बेईमान है। ये नजीर होती है। कोई भी हाई कोर्ट का डिसीजन एक नजीर होती है और उसको कोर्ट किया जाता है और उसके अनुसार बाकी स्टेट्स कानून बना सकते हैं। चोपड़ा साहब, आप तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? कोई भी लॉयर आपको बता देगा, कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको बता देगा। जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक ये टर्न डाउन नहीं है, ये एक नजीर है। बिल्कुल जरूरी नहीं। बहुत सारे सुनील चोपड़ा, आप समझिए आप क्या कह रहे हैं। सुनील चोपड़ा, मुझे बीच में लाइए। जरूरी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी नहीं है, उसके खिलाफ भी अपील करके ओवररूल कराया जा सकता है। सुनील चोपड़ा, लेकिन आचार्य जी और सुनील चोपड़ा, नजीर है, उसे माना जा सकता है। अगर स्टेट सुनील चोपड़ा, अब मैं बीच में आना चाहता हूं दोनों मेहमानों के, ताकि मैं एक बात रख सकूं। मुझे बीच में लाइए, थैंक यू। आचार्य जी और सुनील चोपड़ा, एक सेकंड। सुनील चोपड़ा जी, मेरी बात को प्लीज सुनिए। अगर आप कहते हैं केरला हाईकोर्ट का जो फैसला है, सर प्लीज सुनिए ना सर, आप सीनियर है, मुझसे कहीं ज्यादा सीनियर है। अगर आप कहते हैं केरला हाईकोर्ट का फैसला कि सरकारी इदारे में एक धर्म के ग्रंथों को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, सुनील चोपड़ा जी, आप ऐसे डिबेट करेंगे तो मैं क्या कहूँ? आप अगर ऐसे डिबेट करेंगे तो मैं क्या कहूँ? आप मुझसे कहीं सीनियर है सर, दुगनी उम्र है मेरी और समझ भी दुगनी है। सुनिए ना मेरी बात को। अगर आप कहते हैं कि केरला हाईकोर्ट का फैसला कि एक सरकारी इदारे में एक ही धर्म के ग्रंथ को सिखाया जा सकता है, तब बीजेपी का यह तर्क कि सरकारी इदारों में गीता पढ़ाया जाए वो सही ठहरता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? फिर बोलिए सुनील जी। आचार्य जी नहीं बोलेंगे अब जी। आचार्य जी, मैंने जब तर्क रखा, तमाम मेहमानों को स्क्रीन पर लाइए। सारिम अली खान आप जवाब दीजिए, माजिद हैदरी आप जवाब दीजिए। अगर आप कहते हैं कि एक सरकारी इदारे में केवल एक धर्म के ग्रंथ को पढ़ाया जा सकता है, केरला हाईकोर्ट का फैसला गलत है, तो फिर क्या आपको यह मंजूर है कि
पब्लिक स्कूल में गीता पढ़ाया जाए? सारिम अली खान, क्या पब्लिक स्कूल में गीता पढ़ाया जाना चाहिए? आप इस पे आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे? शहजाद भाई, अब मेरी आप बात सुनिए। मैं बहुत देर से खामोश हूँ और सब लोगों की बात सुन ठीक रहा है, हूँ। एक एक करके बात लेंगे। पहले सारिम सर, एक एक करके बात लेंगे। सारिम अली खान, उसके बाद माजिद हैदरी। बोलिए सारिम। जी शहजाद भाई, मैं इतनी देर से खामोश हूँ, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आप अब मेरी बात का जवाब दीजिए। पर शहजाद भाई, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप पहले मेरी बात। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से मदरसे के ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि मदरसे में खाली कुरान पढ़ा जाता है या दीनियात पढ़ाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मदरसे के स्टूडेंट्स भी स्कूल की तरह साइंस और सर, बाकी मध्य प्रदेश की प्राइमरी स्कूल में भी बाकी सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, पर जब वहाँ पे गीता की पहल हुई तो आप लोगों ने विरोध किया। आपने कहा यह हिंदुत्व का एजेंडा है। हमने कोई विरोध नहीं किया। बिल्कुल किया। ये कांग्रेस पार्टी का बयान है। जब मध्य प्रदेश की सरकार कर रही थी, वहां पर गीता का पाठ पढ़ाना चाहती थी प्राइमरी स्कूल में, आप लोगों ने विरोध किया है। ये हर किसी यासिर जिलानी, ये विरोध हुआ कि नहीं हुआ? ये हर किसी इंडिविजुअल का राइट है यासिर, अगर वो अपने धर्म के बारे में पढ़ना चाहे। बहुत बड़ा विरोध हुआ है। देखिए, ये सिलेक्टिव होकर जो लोग बात करते हैं उनको समझना चाहिए कि अगर एक अच्छी चीज के लिए पहल कर रही है सरकार, तो उसमें आप आइए ना, और आप प्राइवेट मदरसे चलाइए। आप प्राइवेट मदरसे चलाइए, एनजीओ के थ्रू चलाइए, अपने संस्था के थ्रू चलाइए। आप क्यों सरकार के साथ मुलविस होना चाहते हैं? सरकार अगर आपको हायर एजुकेशन देना चाहती है, सरकार IAS बनाना चाहती है, तो लब्बैक कीजिए ना। आप उसका स्वागत करिए। आज कम से कम आप तुष्टिकरण राजनीति से शाजिम अली बाहर निकलिए। आप हुआ है, आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझें, आप इस बात को समझें कि मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे एक बात ये बताइए कि जिस क्या मुसलमान IAS बनता हुआ अच्छा नहीं दिख रहा है आपको? समझने की कोशिश करें। IAS बनता हुआ अच्छा नहीं दिख रहा है, डॉक्टर बनता हुआ अच्छा नहीं दिखेगा। क्या मदरसे में खाली दीनियात या कुरानी पढ़ाया जाता है? क्या मदरसे के स्टूडेंट्स बाकी जो एजुकेशन है वो नहीं पढ़ते? यही तो मैं दिक्कत यही है ना, आप समझ नहीं पा रहे। सारिम अली खान, मध्य प्रदेश की प्राइमरी स्कूलों में भी दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे, पर जब वहां पर पहल की गई कि गीता पढ़ाया जाए, तब आप लोगों ने विरोध किया। और आज उसी तर्क को उल्टा घुमाकर कह रहे हैं कि केवल कुरान पढ़ाया जाना चाहिए उस संस्थान में जो सरकारी पैसे ले रहा है। इस तरीके से दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। बहरहाल, मैं तमाम मेहमानों को रोक रहा हूं। सवाल सिर्फ एक है, स्टॉप अपीजमेंट इन एजुकेशन। अगर सरकारी खर्चे से पढ़ाया जाएगा कुरान, तो क्यों ना दिया जाए बाइबल और गीता का ज्ञान? आगे बढ़ूं उससे पहले देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सरकार है, ये मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास वाला मॉडल देखिए। अल्पसंख्यकों के लिए 2013-14 में, मतलब मनमोहन सिंह की सरकार में 3,511 करोड़ रुपए दिए गए थे। बजट ये था। उसको बढ़ाकर 2019-20 में 4,700 करोड़ रुपए किया गया। क्या यह सांप्रदायिक कदम था? संसद में 3 तलाक को खत्म करने का कानून बनाकर करोड़ों महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं को एक राहत की सांस दी गई। क्या यह सांप्रदायिक कदम था? पीएम मोदी ने देश के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह करके हज के कोटे को 2 लाख तक बढ़वाया। क्या यह सांप्रदायिकता थी? हज सब्सिडी खत्म की गई, पर उस पैसे को एजुकेशन में डाला गया। क्या यह सांप्रदायिक था? नरेंद्र मोदी सरकार ने हज यात्रा पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया। क्या सुनील चोपड़ा इसको भी सांप्रदायिक कहेंगे? और यूपीए सरकार में 2,94,00,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। अब मोदी सरकार में 3,14,00,000 मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। मतलब लगभग 7 से 10% में बढ़ोतरी हुई। तो क्या यह बढ़ोतरी भी अपीजमेंट है या सांप्रदायिक है? माजिद हैदरी, सुनील चोपड़ा, जवाब दीजिए। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर सरकार से पैसा लेना है तो कुरान के अलावा गीता का भी ज्ञान दीजिए, बाइबल का भी ज्ञान दीजिए। इसमें आपत्ति क्या है? इसमें हिंदुत्व का एजेंडा क्या है? बाइबल सिखाना भी हिंदुत्व का एजेंडा है क्या? किसी को एतराज नहीं है, लेकिन क्यों आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? सर, मैंने आपको पहले भी बताया, ये सभी पर लागू होता है। संस्कृत विद्यालयों पर भी ये लागू होता है। तो कैसे टारगेट किया जा रहा है? यासिर जिलानी, कुछ नहीं पढ़ाने देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन टारगेट कर रहा है मुसलमानों को? कर रहे हैं जी, जो मदरसे होते हैं। सुनील चोपड़ा जो हैं, इनके दिमाग में मौजूदा सरकार से, मोदी साहब से नफरत भरी हुई है। कहाँ बताइए? पूरे हिंदुस्तान के किसी खित्ते में बताइए, किसी राज्य में बताइए जहां मुसलमान फ्री होके नहीं रह रहा है, जहां मुसलमान हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, वो सरकारी नौकरियां कर रहा है, गैर सरकारी नौकरियां कर रहा है। कहां मुसलमानों को प्रॉब्लम?
सुनीत चोपड़ा फॉर गॉड से उल्टा वजीफों को तो बड़ा स्कॉलरशिप्स तो बढ़ा ही है। कौन कहता है मुसलमानों को सुनीत चोपड़ा अगर मुसलमानों की टारगेटिंग करनी होती है, एक सेकंड उनको सर, हाथरस नहीं जाना है सर। आज डिबेट, आज चर्चा असम को लेकर, उनसे मेन स्ट्रीम में लाइए। जो ठीक है। आचार्य पवन सिन्हा, आचार्य पवन सिन्हा, एक सेकंड, यासिर जिलानी एक सेकंड। आचार्य पवन सिन्हा, ये मुसलमानों की कैसी टारगेटिंग की जा रही है? एक सेकंड। सुनीत चोपड़ा के बदले प्लीज माजिद हैदरी को लाया जाए स्क्रीन पर। आचार्य जी और माजिद हैदरी, आचार्य जी और माजिद हैदरी, एक सेकंड। आचार्य जी, ये कैसी टारगेटिंग है? आवाज नीचे। ये कैसी टारगेटिंग है कि ये वजीफे बढ़ाए जा रहे हैं, ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट बढ़ाया जा रहा है, और फिर भी यहां पर कुछ लोग बैठे कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? ये कैसे? आचार्य पवन सिन्हा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ लोग आंकड़ों को जाने बिना ऐसी बात कह देते हैं जिससे आम मुसलमान के मन में नफरत फैलनी शुरू हो जाती है। देखिए, लगभग 20,20,000 बच्चे, ये नीपा की रिपोर्ट है और इस पर बहुत डिटेल रिसर्च हुई थी, 2018 में पब्लिश हुई थी और हमने इसकी स्टडी की थी। नीपा की रिपोर्ट के अनुसार 4 स्टेट्स में इन्होंने ये रिसर्च की थी, जिसमें 10,680 मदरसे में 20,20,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उनको कोई मना नहीं कर रहा है, अभी भी कोई मना नहीं कर रहा है। कुरान मजीद पढ़ने के लिए कोई मना नहीं कर सकता इस देश के अंदर, कोई मना कर भी नहीं रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि बच्चों के भविष्य को लेकर उनकी एजुकेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, नंबर 1, और धार्मिक शिक्षा जो है ये अपने आप लोग इसका खर्चा उठाएं। ठीक है, माजिद जवाब देंगे। देखिए शहजाद भाई, आचार्य जी इतनी खूबसूरत तरीके से बात करते हैं कि ना इंसान टोकना नहीं चाहता। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, आप कहते हैं गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाए, बाइबल क्यों नहीं पढ़ाई जाए मदरसों में? ठीक है, दोनों चीजें पढ़ाई जाए। मैं तो आज अभी यासिर भाई के साथ उसका वक्त बन जाऊंगा। वो एक चीज इस मंच पे आज कहते हैं, या आचार्य जी कहते हैं कि आरएसएस की शाखा में कुरान शरीफ भी पढ़ाया जाएगा। पहली चीज सर, आरएसएस सरकार से पैसा लेकर स्कूल नहीं चला रही ना सर। आप कहाँ एप्पल्स और ऑरेंजेस को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? यासिर जिलानी, कह सकता हूँ आरएसएस क्या सरकार के पैसों पे स्कूल चला रही है क्या? आरएसएस कहाँ से आ गई है? आचार्य पवन सिन्हा काउंटर कर रहे हैं। देखिए शहजाद साहब, एक सेकंड पहले बात सुन लें। इस देश के महापुरुष माननीय डॉक्टर जाकिर नायक कंपैरेटिव रिलीजन के स्टूडेंट थे। वो भी पढ़ते थे, बाइबल भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे। सर, हम सरकारी इदारों की बात कर रहे हैं जो सरकार से पैसे लेते हैं, उन इदारों की बात कर रहे हैं। सर, कंफ्यूज मत कीजिए। आरएसएस स्कूल चला रही है, वो अपने निजी स्कूल में क्या चलाना चाहती है, आपको भी अधिकार है। निजी फंड से चलाइए मदरसे और उसमें सिर्फ कुरान सिखाइए। किसने रोका है आपको? यासिर जिलानी, डिबेट में आना होगा। आपके ऊपर आरोप है कि आरएसएस की स्कूल में भी कुरान पढ़ाइए। स्कूल पैसे लेते हैं। ठीक है, यासिर जिलानी, आप आरएसएस के यासिर, कुरान पढ़ाइए। मैं तो कहता हूँ पढ़ाइए। ठीक है, यासिर का ऑडियो कनेक्शन ठीक किया जाए, काउंटर कीजिए। आचार्य पवन सिन्हा काउंटर कीजिए। ये कंपैरिजन ही गलत है ना। हम सरकार से जो संस्थाएं पैसे ले रही है उनकी बात कर रहे हैं। प्रश्न है आचार्य जी, जी, यहाँ पर जो डिबेट है वो एक दूसरे मुद्दे पर है और वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें आरएसएस की बात मैं कैसे कह सकता हूँ, या मलिक साहब भी कैसे कह सकते हैं, सॉरी जिलानी साहब भी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं या वो आरएसएस के प्रवक्ता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर मुद्दा ही कुछ और है। मुद्दा ये है कि जो नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं और जिनमें सरकारी पैसा लग रहा है उनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे वो फिर मदरसे हो। ये सीधी सी एक बात कही गई है, इसमें और कोई तिया पाचा है ही नहीं, और बाकी भी लोगों को इससे लाभ होगा। सारिम अली खान और यासिर जिलानी अब स्क्रीन पर। सारिम अली खान और यासिर जिलानी, अभी उनकी हायर एजुकेशन के रास्ते बंद हैं, उसके लिए उन्हें अलग से पढ़ना पड़ता। ठीक है, सारिम अली खान, संविधान जानते हो, सवाल का जवाब सुनिए। संविधान में लिखा गया है कि सरकार अपना पैसा किसी एक धर्म पर एक्सक्लूसिवली खर्च नहीं कर सकता। यह संविधान का कानून है, यह आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, 614 मदरसे हैं जो सरकारी फंड पे चलते हैं, 900 प्राइवेट फंड पे चलते हैं। उन 900 पर कोई आंच नहीं है, वो चल सकते हैं।
पर 614 को अगर सरकारी फंड लेना होगा तो सभी धर्मों के पाठ को सिखाना होगा। इसमें आपत्ति क्या है आपको, या आप चाहते हैं कि सरकार का पैसा एक धर्म पर खर्च हो? बताइए। अब शहजाद भाई प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। आपने मुझे संविधान की बात बताई, तो अब आप इतने दिन से मैं शो पे भी आ रहा था और मैंने आपके कई शोज भी किए, तो संविधान की आप मुझे बात बता रहे हैं, तो हमारा संविधान क्लियरली ये भी बताता है कि हमारे देश में धर्म, जाति, रंग, भेदभाव के नाम पर जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जब मैं इतने दिन से संविधान में सीए की बात कर रहा था, तब आपका संविधान और आपका क्वेश्चन कहां चला गया था? उससे पहले आपने भी मध्य प्रदेश की बात की। सीए का कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, पार्लियामेंट ने उसे पास किया है, सुप्रीम कोर्ट में आपने उस पर चैलेंज किया है। आप शाहीन बाग में बैठ गए इस पर फैसला करने के लिए, वो कानून सही है या गलत, इस पर आपत्ति थी। अब आप पॉइंट पर आइए, क्या आप चाहते हैं कि सरकार का पैसा एक धर्म पर खर्च हो? क्या आप इस प्रिंसिपल को मानते हैं, हाँ या ना? आप मेरी पूरी बात होने नहीं दे रहे हैं, आप बीच में इंटरप्ट कर क्योंकि आप यहाँ आप असम की बात छोड़कर सीए पर आ जाते हैं ना। आप इस मुद्दे की बात कीजिए। आपने मध्य प्रदेश की भी बात की थी मेरे से, तो मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम वहां ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर अगर आप किसी एक धर्म जाति विशेष के साथ खड़े हों या एक धर्म जाति विशेष को टारगेट करें, प्रॉब्लम वहां है। हमारा देश एक सेक्युलर देश है जहां पर हम सब लोगों को, तो सर सेक्युलर देश में सरकार का पैसा केवल एक कुरान को सिखाने के लिए क्यों दिया जाना चाहिए? अगर सिखाना है तो तमाम धर्मों को सिखाओ। एक इदारे में सरकार का पैसा केवल कुरान सिखाने के लिए क्यों? इस बात के लिए आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आचार्य पवन सिन्हा ये अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। सारिम अली खान को आज पता नहीं पोजीशन क्या ले, इनको समझ में नहीं आ रहा। आचार्य पवन सिन्हा, अरे कॉन्ट्रडिक्ट आप कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आचार्य पवन सिन्हा, चले मुझे लगता है मेरे जो दक्षिणपंथी मेहमान हैं उनके पास आवाज पहुंचने में कोई दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, मैं तीनों को अवसर दूंगा अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। सुनीत चोपड़ा जी, आप तो सेकुलरिज्म का पोस्टर बॉय है ना, तो सेकुलरिज्म के पोस्टर बॉय को तो यह कहना चाहिए या तो सरकार का पैसा किसी भी धर्म पर खर्च ना हो, और अगर खर्च हो तो सभी धर्मों पर खर्च हो। तो अगर यह तर्क अपना कर कहा जा रहा है या तो आप कुरान के अलावा बाइबल, गीता तमाम धर्मों को पढ़ाएं, या ऐसा करें कि अगर सरकार से पैसा लिया जा रहा है तो कोई भी धर्म को एक्सक्लूसिवली नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आपत्ति क्या है आप जैसे सेकुलरवादी की? क्यों? ये नहीं, ये दो चीजें नहीं है एक दूसरे के साथ। मेन चीज है कि जहां मैं कुरान के लिए पैसा देता हूं मदरसे को, वैसे मैं किसी संस्कृत स्कूल के लिए या वैदिक स्कूल के लिए भी पैसा दे सकता हूं, किसी गुरुकुल को, और मैं दे रहा हूं। सर आपके निजी पैसों की बात नहीं की तो जा रही है, सरकार की ओर से जो पैसे दिए जा रहे हैं उसकी बात की जा रही है ना। सुनीत चोपड़ा, आप फर्क समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? या आप जानबूझकर, क्योंकि असम में एक नहीं, क्योंकि असम में मुस्लिम वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक को यह दिखाना है कि यह मुस्लिम विरोधी कदम है, इसलिए इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। यासिर जिलानी, चरित्र मालूम है क्या वोट बैंक के लिए मुसलमानों को भड़काया जा रहा है कि यह कदम दरअसल मुस्लिम विरोधी है? एक समझ लीजिए करके वहां पे जो बंगाली कम्युनिटी के मुसलमान हैं आसाम में, खास करके मैंने मेरी आसाम पे रिसर्च अच्छी है। मैं आपको अब सुनीत चोपड़ा जी जब आप बोलते हैं तो मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन आप बीच में जरूर बोलते हैं। सुन तो लीजिए, देखिए वो टारगेट उनको किया जा रहा है, वो वोट बैंक है वहां के बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस की मिले जुले वो वोट बैंक है। मुझे मालूम है विश्व शर्मा का अपना चुप होकर सुन तो लीजिए, मुझे मालूम है विश्व शर्मा का अपना इतिहास क्या है। अरे आपका इतिहास क्या है ये भी सब जानते हैं। ये आपका इतिहास क्या है सब जानते हैं। कम से कम इतिहास को सही से कोट करा करें। जानते हैं, और कोट सही से करा करें। वामपंथी विचारधारा की किताबों को पढ़ के इतिहास को कोट मत किया करें। बिल्कुल कोट सही है, सच्चाई समझे, तुष्टि कर। हाँ, मैं भी इतिहास बता रहा हूँ, मैंने भी इतिहास पढ़ा हुआ है, और मैंने जो इतिहास पढ़ा हुआ है उसमें मैं आपको बिल्कुल सही कोट कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ये शहजाद साहब, ये वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति है। बुरंजियां पढ़ी हैं। अच्छा, ठीक है, यासिर जिलानी को बोलने दीजिए सर, प्लीज उनको बोलने दीजिए। यासिर जिलानी, सुनीत चोपड़ा इस तरीके से डिबेट हाईजैक नहीं कर सकते, आप सीनियर है। यासिर जिलानी 30 सेकंड में बात रखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। झूठ बोल रहे हैं, ये बताते हैं कि आप इतने बुजुर्ग हो गए, इतने बड़े हो गए। ठीक है, सारिम अली खान को स्क्रीन पर लाइए और यासिर को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी
यासिर नहीं, कंप्लीट। मैं झूठ नहीं, ये तो वामपंथियों ने झूठ बोलना पूरे दुनिया को सिखाया है। ये जो दक्षिण पंथी हैं, ये इन्होंने झूठ बोलना सिखाया जिसे वामपंथी सर एक एक करके बात रखते हैं, इस तरीके से चीखने का कोई मकसद है नहीं सर। आप दोनों साथ में बोलेंगे, किसी की आवाज जाएगी नहीं। और महाभारत कहाँ से शुरू हुआ, ये सब चीजें सुनील चोपड़ा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे आपकी आवाज धीमी करनी पड़ेगी सर, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे या आपको मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। मैं हम पीसीआर प्लीज यासिर जिलानी और सारिम को स्क्रीन पर लाइए ताकि उन दोनों में बहस हो हम सके। शिक्षा के एक एकाकी जी बोलिए। देखिए, हम शिक्षा को एक सूत्र में बांधने की बात कर रहे हैं। हम शिक्षा को तमाम भारत के जनमानस तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो ये पहुंच जाते हैं महाभारत और रामायण की बात करने लगते हैं। ये देखिए इनकी मानसिकता है। हमारी सरकारें जहां जहां पे हैं वो चाहती हैं कि उनके जनमानस मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े। वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, वो मेन स्ट्रीम में सबको लेके आने की बात करते हैं, सबका साथ, विकास और विश्वास की बात करते हैं। तो इनके पेट में दर्द होने लगता है, इन्हें घबराहट होने लगती है कि इनका कहीं वोट बैंक टूट तो नहीं जाएगा। ये खास करके कांग्रेस माइंडेड और वामपंथी विचारधारा के लोगों की एक चाल है। असम के अंदर हेमंत विश्व शर्मा का जो पूरा का पूरा आचार्य पवन सिन्हा जी, मुझे एक बात बताइए, अगर ये चाहते हैं मुसलमान पढ़े, एक बार उनको पूरी तरीके से पढ़ लें और पढ़ने के बाद वो उनका विरोध। आचार्य जी, मुसलमान पढ़े, मुसलमान बढ़े, तो 96% मुसलमान बच्चे वैसे भी मदरसों में नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब फैसला लिया गया है कि सरकारी मदरसों को स्कूलों में कन्वर्ट किया जाएगा, टीचरों को और स्टूडेंट्स को वहीं पर शामिल कर दिया जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर आधुनिकीकरण हो रहा है और अगर ऐसा सेक्युलर अप्रोच लिया जा रहा है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। नहीं है, ये किसने आपको बता दिया? बिल्कुल, क्योंकि इससे टीचर्स की तनख्वाह में भी इजाफा होगा, इससे बच्चों की एजुकेशन में बेहतरी होगी, बच्चों को एक बोर्ड मिलेगा, बच्चों को सर्टिफिकेट से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा। ये क्यों नहीं हम समझ रहे हैं? बच्चों को बड़े वजीफे मिलेंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, बच्चे पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर पढ़ सकेंगे। अभी तो वो केवल कुरान को हिफ्ज करते हैं, उससे आगे निकल के वो कुरान पर रिसर्च कर सकेंगे, वो कुरान दुनिया में पढ़ा सकेंगे। केवल आलिम ही नहीं रहेंगे, वो बड़े एकेडमिशियंस भी बनेंगे। ठीक है, माजिद हैदरी, जो इंटरनेशनली माजिद हैदरी सरकारी पैसा देकर होगा। ठीक है, माजिद हैदरी, कश्मीर में अगर सरकारी पैसा देकर गीता का पाठ पढ़वाया जाएगा तो आप इसको मानेंगे? अगर सरकार वहां पर एक स्कूल में केवल गीता पढ़ाएगी, सरकारी स्कूल में केवल गीता पढ़ाएगी कश्मीर के किसी इलाके में, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे, हाँ या ना? सेक्युलर राष्ट्र में केवल चीज नहीं चलती। मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही, प्लीज सब उनकी धर्म आवाज बराबर है। सेक्युलर राष्ट्र में केवल चीज नहीं चलती, सब धर्मों की बात चलती है। तो जब यही बात हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं तो आपत्ति किस बात पर है आपको? यही बात तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा सेक्युलर राज्य में केवल एक धर्म को प्रेफरेंस नहीं दिया जा सकता। यासिर साहब, तो आपत्ति किस बात की है? यासिर जिलानी, आपत्ति किस बात की है? यासिर जिलानी, आप मुझे आज हनुमान चालीसा की पहली 2 पंक्तियां सुना दीजिए। मैं आज आपका सेक्युलरिज्म की बात मत करिए, अभी भाजपा ज्वाइन कर सूडो सेक्युलरिज्म की बात मत करिए। देखिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी होने के नाते मैं तमाम धर्मों की इज्जत करता हूँ। मैं अगर अपनी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ तो हनुमान चालीसा भी पढ़ने में मुझे कोई कोताही नहीं होगी। आप बेफिक्र रहिए। ये ड्रामा आप लोग बंद कर दीजिए। ना मेरा ईमान खत्म होगा, ना मेरा इस्लाम खतरे में आएगा। जानते हैं बाइबल में हनुमान चालीसा पढ़ने से ना मेरा ईमान खतरे में आएगा, ना इस्लाम खतरे में आएगा। डोंट वरी, आप नफरत फैलाते रहिए, आप नफरत फैलाते रहिए। माजिद हैदरी, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? एक सेकंड, माजिद हैदरी, सरकारी पैसों से कश्मीर में, एक सेकंड माजिद हैदरी, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है ना। सरकारी पैसे से कश्मीर में अगर एक कोई स्कूल चालू कर दिया जाए जिसमें गीता पढ़ाया जाए, उसका समर्थन माजिद हैदरी करे ना। अगर आसाम में सरकारी पैसों में मदरसे में कुरान पढ़ाई जानी चाहिए तो गीता का भी समर्थन कर दीजिए। क्यों नहीं करते? ये दोहरे स्टैंडर्ड है आपके, फिर आप सेक्युलर नहीं हुए। हिंदू धर्म देश में माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी के लिए पैसा देना अलग होता है, माइनॉरिटी की अपलिफ्टमेंट होती है, वो पैसा अपलिफ्टमेंट सर माइनॉरिटी की अपलिफ्टमेंट इसमें भी होती है। ठीक है, तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। माइनॉरिटी की अपलिफ्टमेंट इसमें होगी कि जो वोट बैंक के मजबूर है
वो उनको मुसलमान बच्चों को आधुनिकरण से दूर ना रखे। इसमें माइनॉरिटी की अपलिफ्टमेंट होगी। माइनॉरिटी की अपलिफ्टमेंट इसमें होगी कि अब शिक्षा में कम से कम बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक ना करें, और माइनॉरिटी की अपलिफ्टमेंट इसमें होगी कि शिक्षा में कम से कम तुष्टीकरण की राजनीति जो 70 साल से चल रही थी उसको खत्म किया जाए।